वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 5 मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ग्रहों व उपग्रहों की गति। इस चैप्टर में आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, और फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ये टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां उसकी उपस्थिति का अनुभव दूसरी कोई वस्तु कर सके, यानी गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच में लग सके। तो गुरुत्वाकर्षण बल जिस दूरी पर नगण्य हो जाए तो वो उस मास का गुरुत्वीय क्षेत्र वहां पर समाप्त हो जाता है। ए रीजन अराउंड एनी ऑब्जेक्ट इन विच this object attracts any other object towards it due to gravitational force is called gravitational field of that object. It is measured by intensity of gravitational field. किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो जो भी वस्तु का ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, गुरुत्वीय क्षेत्र, वो उस वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित हर वस्तु को वह अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित करती है, तो वह उस वस्तु का गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो किसी भी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उस सेंटर वस्तु का गुरुत्वाकर्षण दूसरी वस्तुओं पर काम करता है, वह उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। इसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई से मापा जाता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई से ही ये गुरुत्वीय क्षेत्र मापा जाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैसे मेजर करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता? द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले बल को ही उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो किसी वस्तु m के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत, m के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी पॉइंट a पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इस पॉइंट a पर हम यूनिट मास रखेंगे और यूनिट मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मास एंड सेंट्रल मास, कैपिटल M, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और जो स्मॉल द्रव्यमान है ये द्रव्यमान से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 1 kg रख देते हैं तो द्रव्यमान से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, और जितनी फोर्स की मात्रा आएगी वही इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यानी किसी वस्तु के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी पॉइंट पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एक, यानी इकाई द्रव्यमान, यानी 1 kg यहाँ द्रव्यमान रख दिया जाए उस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर m के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ही इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसको हम F/m लिखेंगे और यूनिट इसका निकालेंगे न्यूटन पर kg। तो ये न्यूटन पर kg इसका यूनिट हो गया, और डायमेंशनल फार्मूला m से m कट जाएगा, L⁻², जो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है वही इंटेंसिटी का होता है। इफ me बी मास ऑफ अर्थ, तो यानी जो हमारा हैवियर बॉडी है इसको पृथ्वी ले लें तो क्या होगा? इफ me बी मास ऑफ अर्थ, देन यदि me पृथ्वी का द्रव्यमान है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा me और स्मॉल m के बीच में F = Gmem/r²। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को इस फार्मूले में रखेंगे तो स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो I = Gme/r², वेयर जहां r इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, m फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, r पृथ्वी के केंद्र से वस्तु m की दूरी है। अगर वस्तु क्या करें,
अर्थ सरफेस पर हो, एट अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी तल पर स्थित हो, तो जो आर है वो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी आर ई। तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर कर देंगे डिस्टेंस को, तो आई इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, जो कि गुरुत्वीय त्वरण जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकली इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के लिए जी के बराबर हो गया, यानी जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही पृथ्वी में हर एक पॉइंट पर, पृथ्वी के ऊपर नीचे हर जगह हर एक पॉइंट पर ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मेजर की जाएगी। हेंस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन अर्थ ग्रेविटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी एट एनी पॉइंट। अतः गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण के आंकिक मान के बराबर है। ये पृथ्वी का है, तो यहाँ पर पृथ्वी का लिखेंगे। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण के आंकिक मान के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास m इज इक्वल टू वर्क डन इन टेकिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो किसी द्रव्यमान m के कारण उसके गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान को अनंत दूरी से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो कोई मास m है, द्रव्यमान कैपिटल M, और इसके कारण इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित पॉइंट A पर गुरुत्वीय विभव या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। हम इकाई द्रव्यमान यानी 1 kg को अनंत दूरी से ले आएं और A पर इस्टेब्लिश करें, तो जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य गुरुत्वीय विभव यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अगर हम m द्रव्यमान को क्या करेंगे, इनफाइनाइट से A तक ले आएंगे, तो m से भाग देना पड़ेगा, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय विभव निकलेगा। तो गुरुत्वीय विभव निगेटिव होता है, J इक्वल टू वी जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपान एम, और इसका यूनिट जूल पर केजी, और डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अगर हम पृथ्वी के लिए निकाला जाए इसका मान, तो जो वर्क यानी कार्य की वैल्यू आती है वो अगले टॉपिक में यही चीज़ डिराइव की जाएगी। तो ये होती है जी एम ई एम अपान आर, और जहाँ आर डिस्टेंस है उस पर्टिकुलर मास की अर्थ के केंद्र से। तो वी जी कितना हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा, डब्ल्यू की जगह हम रख देंगे इसको, तो जी एम ई अपान आर। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, गुरुत्वीय विभव माइनस जी एम ई अपान आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गुरुत्वीय विभव एट ए। एट अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर आर इक्वल टू आर ई, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो वी जी इक्वल टू माइनस जी एम ई अपान आर ई। तो यहाँ पर जो निगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हैज़ ए हायर वैल्यू दैन इट डज नियर द बॉडी, यानी ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि गुरुत्वीय विभव का मान वस्तु के समीप की तुलना में, तो वस्तु के समीप की तुलना में अनंत पर अधिक होता है गुरुत्वीय विभव, इसलिए हम इसको निगेटिव साइन से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में जरा सा अंतर है। क्या अंतर है, वहाँ पर हम एकांक द्रव्यमान को क्या कर रहे थे, अनंत से ए तक ले आ रहे थे, और इस प्रक्रिया में जो कार्य करना पड़ रहा था वो कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम इकाई द्रव्यमान को नहीं ले आएंगे, m द्रव्यमान को ले आएंगे, तो इस प्रक्रिया में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आएगा। तो इस तरह से गुरुत्वीय विभव में हम मास से मल्टीप्लाई कर दें वस्तु के, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू
वर्क डन इन टेकिंग दिस बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो यानी गुरुत्वीय विभव किसी वस्तु को अनंत दूरी से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर जो m द्रव्यमान की वस्तु है कैपिटल M, उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो एक्चुअल में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरे सिस्टम की होती है, यानी कैपिटल M द्रव्यमान और स्मॉल m द्रव्यमान दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी एक द्रव्यमान को हम क्या करें, अनंत दूरी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस पॉइंट पर ले आके रख दें, तो इस प्रक्रिया में जो कार्य करना पड़ेगा वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A, और इसका मात्रक हो गया जूल, और इसका डायमेंशनल फार्मूला mL²T⁻², और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। इसका कैलकुलेशन अभी करेंगे हम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0, अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, और पृथ्वी के आसपास आएंगे या किसी द्रव्यमान के आसपास आएंगे तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निगेटिव होती चली जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव का मतलब क्या है कि वस्तु जितना पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी वस्तु उतना ही स्टेबल स्टेट में यानी स्थायी अवस्था में रहेगी, यानी वस्तु बंधी हुई अवस्था में है और इसको उस ग्रेविटी से बाहर करने के लिए हमें उतनी मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो बाहर निकल जाएगा ग्रेविटी से। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट W इन्फिनिटी टू A, we first calculate WA to infinity, as we have W infinity to A equal to minus WA to infinity। तो W इन्फिनिटी टू A को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम WA टू इन्फिनिटी करते हैं। तो यानी अनंत दूरी से A तक ले जाने में जो कार्य ज्ञात करना है, उससे पहले हम A से अनंत दूरी तक किए गए कार्य को ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम उसमें माइनस साइन लगा देते हैं, तो वो अनंत से A तक ले आने में किया गया कार्य निकल आता है। तो हम यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे और वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट ए मास m इज प्लेस्ड एट पॉइंट A ऑन अर्थ सरफेस। लेट ए मास m इज प्लेस्ड ऑन पॉइंट A ऑन अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ एंड point A is here on earth surface. Let mass and radius of earth is r me and re respectively। m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल के किसी बिंदु A पर रखा गया है और माना पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या re है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस है A टू इन्फिनिटी, डिस्टेंस A टू इन्फिनिटी को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे, बहुत छोटे छोटे AB, BC, CD, तो बहुत छोटी छोटी दूरियों में बांट लेंगे, तो इस तरह से अनंत सेगमेंट मिलेंगे हमें। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू इन्फिनिटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट स्मॉल एंड इक्वल डिविजन्स ऑफ AB, BC, CD एंड सो ऑन। लेट डिस्टेंसेस ऑफ दीज पॉइंट्स B, C, D and so on are R1, R2, R3 and so on respectively। यानी बिंदु A से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे, जो दूरियां हैं AB, BC, CD और एंड सो ऑन में विभाजित कर लेते हैं, और इन दूरियों का जो डिवीजन है इसमें जो बिंदु हैं, माना बिंदुओं B, C, D एंड सो ऑन कि पृथ्वी के केंद्र से दूरियां B की R1 है, C की R2 है, D की R3 है एंड सो ऑन। तो ये सब दूरियां हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट पॉइंट A ड्यू टू अर्थ, तो अगर m द्रव्यमान यहाँ पर रखा गया है A पर, तो
बिंदु ए पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला आकर्षण बल कितना है, गुरुत्वाकर्षण बल से लिखा जाएगा एफ ए इक्वल टू जी एम ई एम, स्मॉल एम यहाँ पर रखा गया है ए पर, और डिस्टेंस कितनी है आर ई स्क्वायर। अब हम ए से उठा के इसको बी पर रख देते हैं। तो इफ बॉडी इज एट बी देन पिंड पर बिंदु बी पर कार्यरत बल कितना होगा, पिंड अगर बी पर है तो कितना बल होगा, एफ बी इक्वल टू डिस्टेंस चेंज हो गई, बाकी न्यूमरेटर वही रहा जी एम ई एम अपान आर वन स्क्वायर। तो ये आर वन स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस आर वन है। अब चूंकि बिंदु ए और बी बहुत समीप हैं तो इनका हम ये जो बल है इसका गुणोत्तर माध्य ले लेंगे, और ये बल ए और बी के बीच में वस्तु रखी हुई है तो इतना बल गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा पृथ्वी और उस द्रव्यमान के बीच में, अगर वस्तु ए और बी के बीच में है तो। सिंस पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर हेंस फोर्स एफ ए एंड एफ बी फ्रॉम ए टू बी कैन बी टेकन एज देयर ज्योमेट्रिक मीन। हेंस चूंकि बिंदु ए तथा बी एक दूसरे के बहुत समीप स्थित हैं, अतः एफ ए और एफ बी का गुणोत्तर माध्य ले सकते हैं, और जो ये बल आएगा एफ ए बी, ये गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु ए और बी के बीच में कहीं भी स्थित हो तो पृथ्वी और वस्तु के बीच में इतना बल लगेगा। तो एफ ए बी गुणोत्तर माध्य लेने के लिए दोनों बलों का मल्टीप्लाई करते हैं, एफ ए इंटू एफ बी, और फिर स्क्वायर रूट लेते हैं। तो दोनों की वैल्यू लिख के हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर बाहर निकल आया। आर वन का ये आर ई है तो आर ई का स्क्वायर रूट लेके इसको बाहर निकाल लेंगे, और आर वन का भी स्क्वायर रूट लेके बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से एफ ए बी हमें फोर्स मिल गया। इस फोर्स के विरुद्ध हमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वर्क डन करना है, तभी हम क्या करेंगे, वस्तु को ए से बी तक डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो वर्क डन टू कैरी बॉडी अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी पिंड को ए से बी तक ले जाने में इस आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू आकर्षण बल एफ ए बी इंटू डिस्टेंस कितनी है, ए बी डिस्टेंस आर वन माइनस आर ई। अब हम एफ ए बी की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो डब्ल्यू ए बी मिलेगा जी एम ई एम अपान आर ई इंटू आर वन, और फिर इसके बाद आर वन माइनस आर ई। अब हम इस जो नीचे वाला टर्म है इसको यहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आने पर देख रहे हैं आर वन पहले में कटा, दूसरे में आर ई कट गया, तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू जी एम ई एम ब्रैकेट में 1 आर ई माइनस 1 आर वन। तो ये किया गया कार्य हो गया एक सेगमेंट में। तो इसी तरह से सारे सेगमेंट में किया गया कार्य हम सिमिलरली लिख पाएंगे। सिमिलरली इसी प्रकार डब्ल्यू बी सी, तो डब्ल्यू बी सी देख रहे हैं हम पहली डिस्टेंस और दूसरी डिस्टेंस माइनस करेंगे, जी एम ई एम पहली डिस्टेंस आर वन है, दूसरी डिस्टेंस आर टू है, तो 1 आर वन माइनस 1 आर टू। डब्ल्यू सी डी पहली डिस्टेंस आर टू है, दूसरी डिस्टेंस आर थ्री है, तो 1 आर टू माइनस 1 आर थ्री एंड सो ऑन। ये लिखते चले जाएंगे, केवल 3 ही लिखेंगे, बाकी सब डॉट डॉट कर देंगे। नाउ टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल सेगमेंट वर्क डन टू कैरी द बॉडी अप टू इन्फिनिटी। यानी इसी प्रकार छोटे छोटे अंतरालों के माध्यम से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कर सभी को जोड़कर कुल कार्य ज्ञात कर लेते हैं। तो टोटल वर्क डन, ये जो कार्य हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, इनका सम ही है, यानी इनको हम जोड़ देंगे तो कुल कार्य मिल जाएगा ए से इन्फिनिटी तक ले जाने में, वही हमें ज्ञात करना है। तो टोटल वर्क डन कुल कार्य निकालेंगे डब्ल्यू ए टू इन्फिनिटी, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस एंड सो ऑन। हम देख रहे हैं इसमें जी एम ई एम न्यूमरेटर कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, बाकी सब लिख देंगे। पहला टर्म डब्ल्यू ए बी से क्या आया था 1 आर ई माइनस 1 आर वन, और दूसरे से क्या आया था 1 आर वन माइनस 1 आर टू, तीसरे से 1 आर टू माइनस 1 आर थ्री एंड सो ऑन, और लास्ट में 1 सम डिस्टेंस माइनस 1 इन्फिनिटी, अनंत तक पहुंच गए हम। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं -1 आर वन प्लस 1 आर वन माइनस 1 आर टू
प्लस 1/r2 सब एक दूसरे से कैंसिल होते जा रहे हैं। सारी डिस्टेंसेस, पहली वाली डिस्टेंस छोड़कर बाकी सब कैंसिल हो गए और लास्ट में -1/∞ बचा। तो इसको हमने लिख लिया GMEM अपान ब्रैकेट में 1/RE माइनस 1/∞। 1/∞ 0 होता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और 1/RE ही बचेगा। WA∞ इक्वल टू GMEM/RE। ये वर्क डन कैलकुलेट हो गया। कैरिंग द ऑब्जेक्ट M फ्रॉम A to ∞। वस्तु M को, स्मॉल m की द्रव्यमान की वस्तु को A से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य निकल आया। और फिर हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, माइनस आ जाएगा, तो ये अनंत से A तक ले जाने में किया गया कार्य निकल आएगा। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है, U इक्वल टू W∞ to A। तो W∞ to A रखने के लिए हम माइनस कर देंगे, माइनस WA∞, U इक्वल टू माइनस इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस GMEM/RE। तो यहाँ जो माइनस साइन था उसको हमने लिख लिया और WA∞ की वैल्यू ये है GME/RE। और ये हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट कर ली। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये कैलकुलेट हो गई। इफ बॉडी इज एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस देन, यदि पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है, तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है तो एक्स्ट्रा हाइट क्या हो गई, h, और इसको पृथ्वी की त्रिज्या में जोड़ना पड़ेगा। तो U इक्वल टू माइनस GMEM/RE प्लस h। तो ये h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आ गया। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और अनंत पर जाके जीरो हो जाएगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाएंगे तो ये बढ़ती रहेगी और अनंत पर जाकर ये जीरो हो जाएगी, तो वहाँ मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो M इक्वल टू 1 रखेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलेगा, गुरुत्वीय विभव, और ये -GME/RE प्लस h, ये वैल्यू हो गई उस पॉइंट A पर। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट हाइट h इंक्रीजेज, एज हाइट h इंक्रीजेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोथ इंक्रीज, यानी ऋणात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि जैसे जैसे h का मान बढ़ता है तो गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान बढ़ता है और अनंत पर जाके मैक्सिमम हो जाता है, यानी जीरो। तो यहाँ पर एक चीज स्पेसिफाई करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U हम जैसे जैसे अर्थ सरफेस के पास आ रहे हैं इसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है और पृथ्वी तल पर हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें न्यूनतम मिल रही है। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर चले जाएं तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ये हमने निकाला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट जीरो लेकर, अनंत दूरी पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जीरो मानकर ये डेरिवेशन किया गया है। और जो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं mgh, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं mgh स्थितिज ऊर्जा अर्थ सरफेस पर, तो वहाँ पर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। नॉर्मली अर्थ सरफेस पर ही रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, तो अर्थ सरफेस पर हम क्या कह देते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो यहाँ से हाइट मेजर करके हम इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं mgh। ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यही है कि हम अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी का जीरो ले लेते हैं और ऊंचाई पर mgh लेते हैं, जबकि इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या किया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली, उसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो वो निगेटिव आएंगे सारी। तो इस तरह का डिफरेंस यहाँ इन्वॉल्व है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन में।